विक्रांत ने होटल के अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए सिद्धू की तरफ देखकर कहा, क्या इसी होटल में है वो? जिसके जवाब में सिद्धू बोला, हाँ सर। उसकी लास्ट लोकेशन तो यहीं की शो हो रही है, बाकी हमें चलकर ही पता करना पड़ेगा। विक्रांत, आद्या और सिद्धू तीनों होटल के अंदर निगरानी करते हुए आ पहुंचे। विक्रांत की नजर चारों तरफ घूम रही थी। वो फौरन रिसेप्शन पर आने के बाद मैनेजर से बोला, एक्सक्यूज मी, यहाँ जोसेफ नाम के किसी आदमी ने रूम बुक करवाया होगा। ये सुनकर उस मैनेजर ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम ऐसे ही किसी को होटल का डेटा नहीं दे सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो हमारे होटल से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। गुस्से में विक्रांत ने अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, तेरा भाषण हो गया हो तो जरा इस पर भी नजर डाल ले। कार्ड देखकर उस मैनेजर ने दबी आवाज में कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। हाँ ठीक है, चल अब बता रूम नंबर, विक्रांत ने कहा। जिसके बाद मैनेजर ने जोसेफ नाम से रूम चेक किया तो उसे इस नाम का कोई रूम नहीं मिला। वो टेंशन में बोला, सर जोसेफ नाम पर कोई रूम बुक नहीं है। मैनेजर की इस बात पर विक्रांत ने सिद्धू की तरफ देखा तो सिद्धू ने कहा, वेट, मैं तुमको फोटो दिखाता हूं। इतना कहकर सिद्धू ने अपने फोन से मैनेजर को जोसेफ की फोटो दिखाई, जिसे देखकर मैनेजर ने कहा, सर ये तो रूम नंबर 109 में है। इतना कहकर मैनेजर ने जल्दबाजी में चाबियों के गुच्छे से 109 नंबर रूम की चाबी दी। विक्रांत अपने दोनों टीम वालों के साथ लिफ्ट से ऊपर आया। थर्ड फ्लोर पर जाकर लिफ्ट ओपन हुई और जैसे ही विक्रांत बाहर निकला उसकी नजर सामने 109 रूम नंबर पर पड़ी तो विक्रांत ने बगैर दरवाजा नॉक किए अपने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन चाबी लगी नहीं। मैनेजर ने गलती से दूसरी चाबी दे दी थी तो विक्रांत ने डोर बेल करते हुए कहा, तुम दोनों में से किसको पहले ऊपर जाना है? ये सुनकर अंदर दोनों ने एक साथ नामे गर्दन हिलाई और अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला जोसेफ के गाल पर विक्रांत ने एक से थप्पड़ मारा, जिससे जोसेफ वहीं पर गिर पड़ा और भागने लगा। फिर विक्रांत ने उसको वापस उठाकर अंदर खींचते हुए कहा, भागना है ना तुझे तो चल भाग, मैं भी देखता हूँ कि तू कौन कौन से होटल में भागेगा और किस किस के साथ सोएगा। ये सुनकर जोसेफ ने अनजान बनते हुए कहा, तुम क्या बोल रहे हो? कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों मार रहे हो? मैनेजर ये क्या बदतमीजी है? कोई भी अंदर घुसा चला आया? जोसेफ के पास सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था तो विक्रांत ने दोबारा उसे थप्पड़ मारा और उसकी आंखों में आंखें डाली ही थी कि तभी नाइट ड्रेस पहने हुए एक लड़की आई। उसकी तरफ देखकर विक्रांत ने कहा, इसका तो खेल खत्म हो गया। इसके बाद विक्रांत ने सिद्धू से कहा, कर लो तुम भी अपने हाथ की सफाई। सिद्धू ने भी जोसेफ को 2-4 थप्पड़ मारे और फिर आसिया ने जोसेफ को हथकड़ी पहनाई और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आए। वहीं दूसरी तरफ जब रूही यूनिट ऑफिस पहुंची और उसे वहां कोई नहीं दिखा तो ऋतिक के पास आकर बैठते हुए कहने लगी, उसे अनलॉक करने में कितना टाइम लगेगा? रूही की बात पर ऋतिक ने सोचकर जवाब दिया, अभी टाइम लगेगा, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लगता है वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। रूही ने जल्दबाजी में कहा तो ऋतिक बोला, लेकिन इस तरह के काम जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते, नहीं तो सब खाक हो सकता है, डेटा उड़ भी सकता है। ये सुनकर रूही कुछ कहती तभी उसकी नजर विंडो से बाहर की तरफ पड़ी। विक्रांत जोसेफ को अपने साथ लाता हुआ दिख रहा था। रूही जल्दी से बाहर आई। विक्रांत ने रूही की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ न कहते हुए विक्रांत आद्या से बोला, इसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। इतना कहकर विक्रांत रूही के सामने से निकल गया। फिर बाद में रूही ने सिद्धू से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? होटल में किसी लड़की के साथ था। सिद्धू ने जवाब दिया और आगे बढ़ा कि तभी रूही ने आगे पूछा, और विक्रांत को क्या हुआ? ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? नहीं तो वैसे भी मुझसे ज्यादा तो आप सर को जानती हैं। रूही के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इधर विक्रांत अपना हाथ धो ही रहा था कि तभी विक्रांत की नजर सामने लगे मिरर पर पड़ी जो कि पानी की तरह लहरों में ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर विक्रांत ने अपनी आंखें बंद की और वापस ओपन की। तभी उसे वो कांच वैसा ही दिखा। फिर जैसे ही विक्रांत ने उस कांच को अपनी उंगली से टच करना चाहा तो उसे एहसास हुआ जैसे उस कांच के अंदर उसकी उंगली समा रही है। विक्रांत कुछ करता या आगे सोचता तभी इतने में एक अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को कांच के अंदर की तरफ खींचने की कोशिश की, जिससे एक बार तो विक्रांत की कोहनी तक का हाथ कांच के अंदर समा गया। लेकिन फिर विक्रांत ने अपनी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या था? अब तक मुझे कांच झिलमिलाता हुआ ही नजर आता था, पर ये विक्रांत की सांसें तेज और फूलने लगी। वो परेशान होकर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। और ऊपर से जब से आद्या ने रूही के बारे में बताया है
तब से उसके दिमाग में रूही के बारे में भी विचार चल रहे थे। इधर इंटेरोगेशन रूम में रूही और आद्या दोनों जोसेफ के सामने बैठी थी। रूही ने जोसेफ से सवाल करते हुए कहा, तुमने संध्या को क्यों मारा? संध्या? कौन संध्या? मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता भी नहीं हूं, तो भला मैं क्यों मारूंगा? जोसेफ ने कहा, जिसके जवाब में रूही ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पता है संध्या अपने लास्ट दिनों में कितने लोगों के साथ सोई थी? ये सवाल सुनकर जोसेफ ने कहा, कैसे वाहियात सवाल कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती? रूही गुस्से में कुछ कहती, इतने में विक्रांत आया और जोसेफ के ठीक सामने चेयर पर बैठ गया। वो बस एकटक उसे देखता रहा, क्योंकि विक्रांत के जहन में अभी भी कहीं न कहीं वो वॉशरूम के अंदर वाली घटना चल रही थी। फिर आद्या ने आगे बात शुरू की, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, जो भी है सब कुछ बता दो। जोसेफ ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या बताऊं, मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे कोई आइडिया नहीं तुम लोग मुझे किस बेस पर यहाँ लेकर आए हो। जिसे सुनकर आद्या ने कहा, तुम्हारी फोटो संध्या के सीक्रेट बेडरूम में मिली और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं। हाँ तो इससे क्या साबित हो जाता है? कल को मैं आपकी फोटो अपने बेडरूम में लगा देता हूँ और फिर मेरा मर्डर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने मेरा मर्डर किया। जोसेफ ने चाल चलते हुए कहा, जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, पता है जोसेफ, क्रिमिनल जो होता है वो कभी डरता नहीं, उसकी आवाज में बेगुनाही चीख रही होती, जबकि जो बेगुनाह होता है वो बड़ा डरा और सहमा सा नजर आता है। ये सुनकर जोसेफ को एकदम से एहसास हुआ कि उसने चाल गलत चल दी। रूही ने आगे कहा, तुम्हारे पास संध्या को मारने का मोटिव था, हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो और उसके बाद संध्या के मल्टीपल पार्टनर्स आए, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो तुमने संध्या को ही मार डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी बनाई है कहानी और कुछ नहीं, जोसेफ ने कहा। जोसेफ की इस बात पर विक्रांत जोसेफ की तरफ एकटक देखता है, जिससे जोसेफ थोड़ा डर जाता है, तो वो अपनी सफाई में कहता है, मेरा यकीन करो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं कि संध्या को किसने मारा, और मैं और संध्या इमोशनल बॉन्ड में नहीं थे, हम सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करते थे, हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये सुनकर भी विक्रांत कुछ नहीं कहता, तो जोसेफ और डर जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया। तो जोसेफ पैनिक होते हुए बोला, मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी उससे कहीं बाहर नहीं मिला, मैं जब भी मिला उसके उस सीक्रेट बेडरूम में मिला, और वो भी तब जब वो बुलाती थी। कायल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे? विक्रांत ने जोसेफ से अचानक कहा। जैसे ही कायल नाम आया जोसेफ के पैर कांप उठे, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। विक्रांत ने सिगरेट जलाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम संध्या से बाहर कभी नहीं मिले, फिर वाइबस कैफे एंड बार की मेंबरशिप किसने ले रखी थी? बेशक उसका बिल संध्या पे करती थी, लेकिन तुम वहां उसके साथ रेगुलर जाती थी। ये सुनकर जोसेफ के होश उड़ गए, उसने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन में इतना आगे पहुंच जाएंगे। जब जोसेफ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला तो विक्रांत समझाते हुए बोला, आधा घंटा है तुम्हारे पास, उसके बाद सीधा। क्या सीधा? जोसेफ ने डरते हुए पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, फिर तुम्हारे हलक से सच उगलवाने का बंदोबस्त करें, जो कि सच बताऊं तो बड़ा दर्द भरा होगा। जोसेफ अब और डरने लगा था। विक्रांत की घूरती आंखें उसे लाल दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्लाइड और अलीजा दोनों ही नेपाल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके। एयरपोर्ट के बाहर 8-9 ब्लैक कलर की कारें खड़ी। मिस्टर क्लाइड ने ब्लैक कोट पैंट पहन रखा था और अलीजा ने भी शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। फिर जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए, एक आदमी ने मिस्टर क्लाइड की तरफ बढ़कर हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर क्लाइड। हेलो, क्लाइड ने उस आदमी से कहा, जिसके बाद उस आदमी ने कहा, मिस्टर हंसू आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर क्लाइड ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर क्लाइड उन कार्स में से एक सबसे लग्जरी कार में बैठा, जिसे माफिया लोग सबसे ज्यादा चलाना पसंद करते। क्लाइड की कार सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। उसके आगे पीछे 4-5 कारें थी। सभी कारें एक बड़े सी मैंशन के अंदर आकर रुकी। एक आदमी ने उतरकर गेट खोला, जिसके बाद मिस्टर क्लाइड और अलीजा उतरे। तो अलीजा ने क्लाइड की तरफ देखकर कहा, हंसू की मेहमान नवाजी तो काफी अच्छी है। हाँ, पर है साला एक नंबर का हैवान आदमी। मिस्टर क्लाइड ने हंसू के आदमियों के साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। हंसू चाइना का बड़ा डीलर था, लेकिन नेपाल में भी उसका इन्वेस्टमेंट था। क्लाइड ने अचानक पूछा, इस वक्त हमारा माल कहाँ है? वो सेफ है, उसकी फिक्र आप ना करें। अलीजा ने कहा, जिसे सुनकर क्लाइड ने कहा, सेफ ही रहे तो बेहतर है, इस
परिवार पितामह को 2500 करोड़ का चढ़ावा जाना जरूरी है, वरना वो हमें रिप्लेस कर देंगे। जब तक डील होकर पैसा मेरे पास नहीं आ जाता, तब तक मेरी सांसें हलक में अटकी हुई ही रहेंगी। क्लेड चाहकर भी सब्र नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी रिस्क बढ़ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अभी भी जोसेफ के सामने बैठे सिगरेट पीते हुए जोसेफ से बोला, क्या तुम किसी संस्था से बिलोंग करते? ये सवाल सुनकर जोसेफ से ज्यादा रूही को झटका लगा। तो जोसेफ कुछ जवाब देता, इतने में ही रूही ने बीच में कहा, ऐसी कौन सी वाहियात संस्था होगी जो ऐसे आदमी को जगह देगी? ये सुनकर जोसेफ बहुत कुछ समझ गया, जबकि रूही को कायल ने बताया था कि जोसेफ अक्सर संध्या को क्लेडिन के बारे में बताता रहता था। न जाने क्यों रूही क्लेडिन वाले नाम को हर जगह से गायब करने में लगी थी। सब कुछ जानते हुए भी रूही बता नहीं रही थी कि कायल ने बताया था कि जोसेफ का कनेक्शन क्लेडिन समुदाय से। तभी तो वो संध्या को बार बार क्लेडियन समुदाय के बारे में बताता रहता था। आखिर रूही का क्लेडियन से क्या वास्ता था? और क्या विक्रांत वापस से हिल एरिया में फिर से जाएगा? क्या होगा इस बिना खाल वाली औरत की केस का हाल? कैसे करेगा क्लेड अपनी पूरी डील? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बेशक रूही ने बीच में बोलकर बात को बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब जोसेफ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो विक्रांत ने दोबारा से पूछा, मैंने पूछा, क्या तुम किसी संस्था से बिलोंग करते हो या नहीं? ये सवाल सुनकर जोसेफ ने नाम में गर्दन हिलाई। फिर विक्रांत ने कहा, ओके। इतना कहकर विक्रांत खड़ा हुआ। तभी जोसेफ के हाथ पर पहनी घड़ी पर विक्रांत की नजर पड़ी। उसके हाथ पर टैटू था। विक्रांत ने जोसेफ से कहा, जरा ये अपनी वॉच उतार। ये सुनकर रूही और आद्या दोनों नहीं समझ पाई कि विक्रांत क्यों वॉच उतारने के लिए कह रहा था। तो जोसेफ ने सवाल करते हुए कहा, क्यों? इस वॉच में ऐसा क्या है? जैसे ही उसने ये कहा, विक्रांत ने थोड़े गुस्से में जोसेफ की तरफ देखा और जोसेफ ने डर से वॉच उतार कर सामने टेबल पर रख दी। फिर विक्रांत ने जोसेफ का हाथ पकड़कर उस पर बने टैटू की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही शौक से बना लिया था, विक्रांत से जोसेफ ने कहा। कि तभी आद्या ने कहा, ऐसे ही सेम टैटू तो हमने उस गुफा के अंदर रह रहे लोगों के हाथों में देखा था। ये सुनकर जोसेफ की सांसें बढ़ गई। रूही की तरफ विक्रांत ने देखा, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। तो फिर विक्रांत ने कहा, जहां तक मुझे याद है मैंने भी देखा था। ये सुनकर जोसेफ ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं, हो सकता है इत्तेफाक हो। लेकिन जोसेफ के इन मगरमच्छ के आंसुओं का असर विक्रांत पर जरा सा भी नहीं पड़ा। फिर विक्रांत ने आद्या की तरफ देखकर कहा, इसे तुम लॉकअप में बंद कर दो, इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। ये सुनकर आद्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर दो पुलिस वाले अंदर आए, जोसेफ को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए और वहीं ऊपर बने लॉकअप रूम में डाल दिया। और ये सब रूही की आंखों के सामने हुआ। रूही खुद भी चिंता में थी। फिर विक्रांत ने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, रूही ने भारी मन से कहा, जबकि उसके दिमाग में अभी हजारों बातें चल रही हैं। तो फिर विक्रांत ने कहा, गुड। इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया। रूही ने गहरी सांस ली, लेकिन रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उसे आद्या पर गुस्सा आ रहा था। फिर विक्रांत नीचे आया और अपनी कार से कोलायत पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा, जहां एक और जोसेफ का कनेक्शन क्लेडियन समुदाय से नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्लेड हंसू के सामने बैठे। हंसू दिखने में काफी बूढ़ा आदमी है, लेकिन उसके दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये आदमी खड़ा होता है तो कोई भी अपनी चेयर पर बैठ नहीं पाता, फिर चाहे वो कितनी भी पावर में क्यों ना हो। तो हंसू ने मिस्टर क्लेड से कहा, मिस्टर क्लेड, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे कुछ इंडियन दोस्त हो, जिनके साथ मेरा उठना बैठना हो, जिनके साथ मैं बिजनेस करूं, और आपने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया है, तो शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं है मिस्टर हंसू, हम अभी पार्टनर बने नहीं हैं, डील हो जाए फिर शायद बन जाए, मिस्टर क्लेड ने कहा। मिस्टर क्लेड के इस बात पर मिस्टर हंसू ने हल्के से स्माइल पास करते हुए कहा, ओके, यू नो मिस्टर क्लेड, मुझे जबान के पक्के लोगों के साथ काम करना पसंद है, फिर चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप अपनी जबान के बादशाह हैं तो मेरी तरफ से
डील डन समझे। 20 ट्रक माल है, प्राइस 4000 करोड़, और आप उस माल को अपने मार्केट में उतार कर डबल प्रॉफिट बना सकते हैं। मिस्टर क्लाइड ने कहा। मिस अलीजा को भी झटका लगा जब उसने मिस्टर क्लाइड के मुंह से जब 4000 करोड़ सुना, क्योंकि 3000 करोड़ की बात शुरू से हो रही थी। अचानक से 1000 करोड़ बढ़ाकर बताना अलीजा की समझ से परे था। ओके, तो पेमेंट कैसे लेंगे आप? कैश, बिटकॉइन या कोई और तरीका? हंसू ने मिस्टर क्लाइड के 4000 करोड़ की डील को मंजूरी देते हुए कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड ने कहा, इन दिनों बिटकॉइन ही सबसे ज्यादा सेफ है। ओके, माल की डिलीवरी के ऑन टाइम फुल पेमेंट हो जाएगा, हंसू ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड ने कहा, पेमेंट एडवांस में चाहिए। 50% एडवांस हो सकता है, अब ये पहली डील है तो भरोसा दोनों तरफ डगमगा रहा है। मिस्टर हंसू की बात पर मिस्टर क्लाइड ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, अब वक्त लें, कल हम वापस मिल लेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, किसी और से कनेक्ट करेंगे तो तबाही दस्तक दे सकती है, हंसू ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड ने हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि मिस्टर क्लाइड को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि ये एक धमकी है जो उनको इस आदमी ने दी। फिर मिस्टर क्लाइड और अलीजा दोनों को मिस्टर हंसू के आदमी बाहर तक छोड़ने आए, जिसके बाद मिस्टर क्लाइड को कार की चाबी थमाते हुए हंसू के आदमी ने कहा, हैप्पी जर्नी सर। इसकी जरूरत नहीं है, मिस्टर क्लाइड ने कहा। तभी तो ब्लैक कलर की कारें मेंशन के बाहर आकर रुकी, जो कि मिस्टर क्लाइड के लोग थे। मिस्टर क्लाइड और अलीजा दोनों बैठे, उसके बाद वो कारें वहां से निकल पड़ी। अलीजा ने कहा, 3000 करोड़ से सीधा 4000 करोड़। हाँ, थोड़ा अपने इस लाइफस्टाइल के लिए भी सोचना पड़ता है, मिस्टर क्लाइड ने कहा, जिसके जवाब में अलीजा कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर क्लाइड ने कहा, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हंसू 4000 करोड़ के लिए भी मान गए और हाफ पेमेंट एडवांस में करता, जिसका मतलब 2000 करोड़ वो हमें देने वाला था, पर बाकी बचे 2000 करोड़ में रिस्क है। हाँ, यही मैं भी सोच रही हूँ, ये नेपाल है, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट मिस्टर हंसू के हैं यहाँ, तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अलीजा ने मिस्टर क्लाइड से कहा। क्लाइड, जो कि बड़ा ही बिजनेस माइंडेड है, लेकिन उसकी लाइफ की ये सबसे बड़ी डील उसके बिजनेस माइंड को नाकाम करती नजर आ रही थी, क्योंकि अगर इस डील में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्लाइड की जिंदगी नर्क बनने में देर नहीं लगने वाली। मिस्टर क्लाइड ने सोचते हुए कहा, क्या करें फिर? उधर उन पुलिस वालों को भी भनक लग चुकी है, वो कुत्ते साले हड्डियां सूंघते हुए कभी भी केव में वापस आ सकते हैं, और इधर ये डील नहीं हो पा रही है। जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अलीजा की बात पर क्लाइड का माइंड एक तरह से ब्लैंक हो चुका था। फिर क्लाइड ने कहा, अगर इस डील में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा, मैं पितामा को खुश नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मेरे बीवी बच्चे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और वैसे भी आपके पास वक्त कम है, क्लाइड से अलीजा ने कहा, जहां एक और क्लाइड की लाइफ भी रोलर कोस्टर जैसी हो रखी थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने डैड के कैबिन में बैठा उनका वेट कर रहा था। जैसे ही मिस्टर देवराय की कार पुलिस स्टेशन में आकर रुकी, एक कांस्टेबल ने मिस्टर देवराय से कहा, सर, विक्रांत सर आपके कैबिन में बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, ओके, 2 चाय अंदर भिजवा देना। इतना कहकर मिस्टर देवराय अंदर आए तो विक्रांत खड़ा हुआ। फिर मिस्टर देवराय ने विक्रांत से पूछा, कुछ प्रोग्रेस हुआ? हाँ, जोसेफ को अरेस्ट किया, उसके हाथ पर भी हमें वैसा ही टैटू देखने को मिला जैसा उस गुफा के लोगों के हाथों पर बना था, और ये बात आद्या ने आइडेंटिफाई की है, तो कोई शक भी नहीं कि संध्या की मौत का कनेक्शन उस जगह से ना। विक्रांत ने मिस्टर देवराय को बताया, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, लेकिन इतने छोटे सबूत के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जोसेफ को रिमांड पर ले लिया गया है, उसके मुंह से जल्दी ही सच बाहर आ जाएगा, विक्रांत ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, ओके, तब तक तुम क्या करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ मुझे एक बार वापस से हिल एरिया जाना चाहिए, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि संध्या का मर्डर कनेक्शन पक्का वहीं से है, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की इस बात पर मिस्टर देवराय ने कहा, एक बात बोलूं, संध्या राठी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया, ना किसी ने उसकी मौत पर कोई सवाल करा, ना ही किसी ने कंप्लेन करवाई, पर ये औरत कोई मामूली औरत नहीं, हाई क्लास है। जिस भी दिन संध्या की साइड से कोई आएगा उस दिन हमें बहुत से जवाब देने होंगे। अब ये केस उतना गर्म नहीं है, तो जो भी करना सोच समझ कर करना, वक्त पहले ही कम है, हम किसी पहेली में उलझकर और वक्त नहीं गवा सकते। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोई तो कनेक्शन है।
तभी जोशप और उन लोगों का टैटू सेम है, विक्रांत ने कहा। जिसके बाद मिस्टर देवराय ने आगे कहा, ओके तो तुम रूही को साथ में ले जाओ। नहीं, मुझे अकेले ही जाने दो या फिर मैं सिद्धू को ले जाता हूँ, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने चौंक कर पूछा, सिद्धू के लिए हाँ और रूही के लिए ना, क्यों, कोई खास वजह? सॉरी सर, पर कल रात चार्ज मिस रूही के हाथ में था। अगर वो चाहती तो अच्छे से उस गुफा की तलाशी ले सकती थी। छानबीन करती तो कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की इस बात पर मिस्टर देवराय ने कहा, ओके पर भूल सबसे होती है, तो इसे इतना ज्यादा बड़ा मत बनाओ। जी सर। इतना कहकर विक्रांत बाहर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी चाय आ गई। तो फिर विक्रांत रुका, उसने चाय का कप लिया और एक कप अपने डैड को पकड़ाया। तो फिर मिस्टर देवराय ने कहा, तो सिद्धू को बुला लो। जी सर। विक्रांत ने इतना कहकर सिद्धू को कॉल मिलाया। सिद्धू जो कि जोशप की मस्त धुलाई करने में लगा था। जोशप की निकलती चीखें सुनकर सिद्धू को बड़ा मजा आ रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो विक्रांत का कॉल अटेंड करते हुए सिद्धू बोला, हेलो सर। तो सामने से विक्रांत ने कहा, सिद्धू फ्री हो के स्टेशन आ जाना। जी सर। सिद्धू ने अपने हाथ से डंडा फेंकते हुए कहा और फिर फोन काटते हुए जोशप से कहा, किस्मत वाला है, तुझे ब्रेक मिल गया। इतना कहकर सिद्धू बाहर आया और फिर अपनी बाइक से यूनिट ऑफिस से निकलकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। फिर वहां से सिद्धू और विक्रांत दोनों ही विक्रांत की कार से ट्राइबल हिल एरिया की तरफ निकल पड़े। सिद्धू साइड सीट पर बैठा था तो विक्रांत ने पूछा, तुम भी गए थे क्या कल रात हिल एरिया में? नहीं सर, सिद्धू ने कहा। जिसके बाद थोड़ा रुककर सिद्धू ने पूछा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? ट्राइबल हिल एरिया में। मुझे शक है कि संध्या राठी के मर्डर का कनेक्शन उस गुफा से जरूर है, विक्रांत ने कार ड्राइव करते हुए कहा। जिसके जवाब में सिद्धू ने कहा, मैंने जोशप पर काफी अच्छे से हाथ साफ करा है, लेकिन उसने अभी तक मुंह नहीं खोला। कोई नहीं, खोलेगा, जरूर खोलेगा, विक्रांत ने कहा। जिसके बाद विक्रांत ने कार की स्पीड बढ़ाई। शाम भी होने वाली थी और जब तक विक्रांत और सिद्धू हिल एरिया पर पहुंचते तब तक तो पक्का सूरज ढल चुका होगा। तो फिर विक्रांत ने सिद्धू से कहा, सॉरी कुछ दिनों से मैं पूछ नहीं पाया, अभी अंकल कैसे हैं? ठीक है सर, सिद्धू ने कहा। सिद्धू के पापा की तबीयत खराब है तो विक्रांत उनके हालचाल जानने के लिए पूछ रहा है। तो फिर विक्रांत ने कहा, मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए, तो आज रात चलते हैं ना सर, क्या कहते हो? विक्रांत से सिद्धू ने कहा। जिसके जवाब में विक्रांत ने हाँ कहा। जहां एक तरफ विक्रांत की कार शहर से बाहर निकली, वहीं दूसरी तरफ उधर गुफा में रेवर का फोन बजा। रेवर ने कॉल अटेंड किया तो एक आदमी ने कहा, फिर से तुम्हारी साइड ही आ रहा है, बताओ क्या करना है? ये सुनकर रेवर ने कहा, जिंदा नहीं बचना चाहिए, अंधाधुन फायरिंग करो और फिर उसको कार सहित घाटी में धक्का दे देना। ठीक है, मैं डॉक्टर को काम पर लगाता हूँ, उस सामने वाले आदमी ने कहा। विक्रांत को कोई आइडिया नहीं था कि आगे उसकी मौत इंतजार कर रही थी। क्या वाकई में विक्रांत रेवर की चाल का शिकार होने वाला है? और क्या मिस्टर क्लाइड हंसू के साथ डील नहीं करने वाले? कैसे विक्रांत अपने आप को इन लोगों से बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।